अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम गोल्डन टेस्ट पेपर CBSE पैटर्न क्लास 10th SST डिस्कस करेंगे, देखेंगे कैसा आता है। सेक्शन A, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू एक्ट ऑफ यूनियन 1707 फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। इन चार ऑप्शंस में कौन सा वाला फीचर जो है था एक्ट ऑफ यूनियन 1707 का, कौन सा वाला फीचर है एक्ट ऑफ यूनियन ऑफ 1707 का। और इसका करेक्ट ऑप्शन जो है, आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। यहाँ पे इसने थोड़ी सी गलती की है। यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन जो था, इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन जो था बना एक्ट ऑफ यूनियन 1801 में, और एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में वो बना इंग्लैंड ग्रेट ब्रिटिश या ग्रेट ब्रिटेन। और यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर है सी वाला ऑप्शन। थोड़ी सा एरर हुआ है, यहाँ पे लिखा है इसने यूनाइटेड किंगडम। सेकंड वाला ऑप्शन, सेकंड वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो 1932 में हुई। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रीजन फॉर कॉलिंग ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बाय द गांधी। कौन सा वाला रीजन था जिसकी वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी ने विड्रॉ की। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, चौरी चौरा इंसिडेंट, जो कि 4 फरवरी 1922 में हुआ, जिसमें वायलेंस हुई, जिसकी वजह से गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ऑफ किया। क्वेश्चन नंबर 4 है, फिल इन द ब्लैंक्स। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग BPO यानी कि कॉल सेंटर इज़ एन एग्जांपल ऑफ डैश डैश इंडस्ट्री इन इंडिया। ये बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कौन से वाले इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड है। और इसका आंसर है टेरिटरी इंडस्ट्री यानी कि सर्विसेज इंडस्ट्री के साथ ये रिलेटेड है। और इसका और ऑप्शन है, ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ हेल्प डैश डैश इंडस्ट्री टू एक्सपेंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। ग्रीन रेवोल्यूशन जो है, जो कि एग्रीकल्चर में आया, इसने डैश डैश इंडस्ट्री को एक्सपेंड किया इंडिया में। किस किस इंडस्ट्री को इसने एक्सपेंड किया। पहले तो इसने एक्सपेंड किया, इसका आंसर आएगा एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री यानी कि प्राइमरी इंडस्ट्री। दूसरा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की वजह से ही दूसरी टाइप ऑफ इंडस्ट्री जिसको हम सेकेंडरी इंडस्ट्री कहते हैं या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डेवलप हुई। और तीसरी इंडस्ट्री जो है टेरिटरी इंडस्ट्री, वो भी इसकी वजह से डेवलप हुई, जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। 3 किस्म की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, तीनों किस्म की इंडस्ट्रीज़ ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से एक्सपेंड हुई इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 5 है, कोडरमा इन झारखंड इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मीका। क्वेश्चन नंबर 6 है, फिल अप बार्ली इज अ रबी क्रॉप, कॉटन इज अ खरीफ क्रॉप, डैश डैश इज जैद क्रॉप। इनमें से कौन सा वाला जैद क्रॉप है। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ककम्बर। ककम्बर इज अ जैद क्रॉप। क्वेश्चन नंबर 7 है, आइडेंटिफाई द सॉइल विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। ये 3 फीचर्स एक सॉइल के दिए हुए हैं और उस सॉइल का नाम बताना है। उसके फीचर्स हैं रेड टू ब्राउन इन कलर, सैंडी इन टेक्सचर एंड सैलिन इन नेचर, लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर, इससे हम गेस कर सकते हैं कि कौन सी वाली सॉइल है ये। इसका करेक्ट आंसर है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल में मॉइस्चर लैक होता है और ह्यूमस भी लैक होता है। ये तीनों के तीनों फीचर्स एरिड सॉइल के हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, A type of millet rich in iron, calcium and other micronutrients centrophage is। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रागी। क्वेश्चन नंबर 9 है, पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंकन तामिल्स इज कॉन्सेंट्रेटेड इन डैश डैश रीजन ऑफ श्रीलंका। किस रीजन में श्रीलंकन तामिल्स ज़्यादा रहते हैं श्रीलंका में। और इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, नॉर्थ ईस्ट ऑफ द श्रीलंका।
क्वेश्चन नंबर 10 है डिफाइन मेजॉरिटेरियनिज्म। मेजॉरिटेरियनिज्म किसे कहते हैं? मेजॉरिटेरियनिज्म एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है जिसमें एक कंट्री की मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो कहती हैं कि हम ही इस कंट्री को रूल करेंगे, और जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन होती है उसको पावर शेयर से एक्सक्लूड किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, उसके साथ पावर शेयर नहीं किया जाता है। और इसका और वाला ऑप्शन है डिफाइन एथेनिसिटी। एथेनिसिटी होता है दो सोशल ग्रुप्स जब वो डिफरेंट हो एक दूसरे से ऑन द बेसिस ऑफ रेस। जब दो सोशल ग्रुप्स डिफरेंट हो ऑन द बेसिस ऑफ रेस उसे हम एथेनिसिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल वाइट रेस एंड ब्लैक रेस, ये टू एथनिक ग्रुप्स हैं बेस्ड ऑन कलर, बेस्ड ऑन रेस ऑफ कलर, ये टू एथनिक ग्रुप्स हैं। हाँ, एथेनिसिटी सिंपली होती हैं दो सोशल ग्रुप्स जो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे के साथ बेस्ड ऑन द रेस। हाँ, फॉर एग्जांपल वाइट्स एंड ब्लैक्स। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है विच एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी लेजिस्लेट्स ऑन रेजिडरी सब्जेक्ट्स, और इसका करेक्ट ऑप्शन है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी लेजिस्लेट करती हैं रेजिडरी सब्जेक्ट्स पे। 4 किस्म के सब्जेक्ट्स होते हैं। एक होता है यूनियन लिस्ट जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, दूसरा होता है स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट्स उस पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है, तीसरा होता है कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट्स जिस पे बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लॉ बनाती हैं, और चौथा होता है रेजिडरी सब्जेक्ट्स जिस पे सेंटर गवर्नमेंट लॉ बनाती है। क्वेश्चन नंबर 11 का और पार्ट है विच एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी लेजिस्लेटेड ऑन यूनियन लिस्ट। सिंपली है इसका आंसर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 12 है ब्लैक सॉइल इज आल्सो नोन एज डैश डैश सॉइल। इसका आंसर है कॉटन सॉइल। हारी पर्वत इज सिचुएटेड इन, क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, इसका आंसर है श्रीनगर। क्वेश्चन नंबर 14 है सैफायर इज एक्सट्रैक्टेड इन विच एरिया ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। सैफायर एक मिनरल है, इसको कहाँ से निकाला जाता है कश्मीर में? कहाँ पे सैफायर माइन्स पाई जाती हैं जम्मू एंड कश्मीर में? इसका आंसर है किश्तवाड़। क्वेश्चन नंबर 15 है रीड द गिवन स्टेटमेंट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये 4 ऑप्शन डिफाइन करती हैं ग्लोबलाइजेशन को, और हमें देखना है कौन सा वाला ऑप्शन अप्रोप्रिएटली डिफाइन करता है, और इसका आंसर है अप्रोप्रिएटली जो डिफाइन करता है ग्लोबलाइजेशन को ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर है लीड्स टू स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी कल्चर एंड डिजीजेस फ्रॉम ए रीजन टू अनदर रीजन। अब हम देखेंगे सेक्शन बी ऑफ दिस पेपर। क्वेश्चन नंबर 17, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। What is question number 17 है what is the main difference between a federal form of government and a unitary one? Explain with an example. हमें इसमें देखना है कि फेडरल और यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस होती है। फेडरल गवर्नमेंट वो फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होती है जिसमें ऑल पावर्स जो हैं वो शेयर किए जाते हैं स्टेट्स के साथ, सेंटर पावर शेयर करती हैं स्टेट्स के साथ। और यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जिसमें सेंटर जो है सारे पावर्स अपने पास रखती हैं, कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स जो होते हैं वो सेंटर के पास होते हैं। और ये कहता है एक्सप्लेन करो विथ एन एग्जांपल भी दो इसके साथ साथ। अगर हम फेडरल गवर्नमेंट की एग्जांपल देखें, इंडिया है, यूएसए है, और अगर हम यूनिटरी वन की यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट की एग्जांपल देखें तो जापान है, चाइना है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस हैं, और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है हाउ एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इन जम्मू एंड कश्मीर कैन बी इंक्रीज्ड। जम्मू एंड कश्मीर में किस तरीके से हम एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। बहुत सारे वेज हैं जिनसे हम जम्मू एंड कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर है, अगर हम एग्रीकल्चर को मॉडर्न लाइन्स पे लाए तो वो इंक्रीज़ कर सकता है एम्प्लॉयमेंट में, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। और इसी तरीके से टूरिज़्म है, टूरिज़्म एक सेक्टर है जिसे हम इंक्रीज़ कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट में जम्मू एंड कश्मीर में। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे आईटी सेक्टर लाए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लाए, तो उससे भी हम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट। और चौथा पॉइंट जो है जिसे हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट इंक्रीज़ कर सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, वो है एंटरप्रेन्योर कल्चर डेवलप करना है। लोग जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनमें स्मॉल स्केल बिजनेसेस करने की
इंस्पिरेशन देनी है, उन्हें गाइड करना है स्मॉल स्केल बिजनेसेस एस्टैब्लिश करने में, जैसे कि आजकल है डेयरी फार्मिंग चल रहा है। और इसी तरीके से फोर्थ वाला पॉइंट जो है, गवर्नमेंट इकोनॉमिकल असिस्टेंस दे, जो लोन्स दे अनएम्प्लॉयड यूथ को, जिससे वो अपने स्मॉल स्केल बिजनेसेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं और अपने लिए एम्प्लॉयमेंट पा सकते हैं, या दूसरों के लिए भी एम्प्लॉयमेंट फिर दे सकते हैं जब उनका बिजनेस यूनिट डे बाई डे डेवलप हो जाएगा। ये 4 तरीके हैं जिससे हम जम्मू एंड कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज़ मेंट बाय ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट क्या था? ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट एक एग्रीमेंट था जो कि इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ के आपस में हुआ जुलाई 1944 में, जिसमें उन्होंने 2 इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश किए। एक था इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड, दूसरा था वर्ल्ड बैंक, या हम उसे कहते हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और ये दोनों इंस्टीट्यूशंस जो थे, इनका एम था जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ हैं इनकी इकोनॉमी रिकवर करना, जो कि डिक्लाइन पे हुई थी ड्यू टू द ग्रेट डिप्रेशन। और इसका और वाला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन किसे कहते हैं? प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन वो इंडस्ट्रियलाइजेशन है जिसमें हम प्रोड्यूस करते हैं गुड्स, एग्रीकल्चरल गुड्स या इंडस्ट्रियल गुड्स, दोनों प्रोड्यूस करते हैं गुड्स, लेकिन इस्तेमाल क्या करते हैं? ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम स्पिनिंग के लिए व्हील इस्तेमाल करते थे, वो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी फैब्रिक बनाने की। लेकिन आजकल मशीन्स हैं जो फैब्रिक बनाती हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में मशीन्स है जो फैब्रिक बनाती हैं, वो मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन है। लेकिन प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन वो इंडस्ट्रियलाइजेशन है जिसमें हम ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल, नॉट मॉडर्न वन। क्वेश्चन नंबर 20, वाई डिड गांधी जी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी जी ने क्यों नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ की? गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इसलिए विड्रॉ की क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उसने चाहा था कि नॉन वायलेंटली चले, लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वायलेंट हुई। लोगों ने वायलेंस अडॉप्ट की नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। और सबसे बड़ा वायलेंट इवेंट जो था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, वो चौरी चौरा इंसिडेंट था जिसमें 22 पुलिसमैन किल किए गए, लोगों ने उन्हें मारा गोरखपुर में इन यूपी। वो हुआ जो 4 फरवरी 1922 में हुआ, और गांधी जी ने ऑन द बेसिस ऑफ दिस वायलेंस विड्रॉ की नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन 11 फरवरी 1922 में। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट चेंजेस डिड नेपोलियन इंट्रोड्यूस टू मेक द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर एफिशिएंट इन द टेरिटरीज रूल्ड बाय हिम। कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस उसने इंट्रोड्यूस की जिससे उसकी एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंट बनी नेपोलियन ने? सबसे पहली चेंज जो उसने इंट्रोड्यूस की वो था सिविल कोड ऑफ 1804, जिसमें उसने इक्वलिटी एस्टैब्लिश की। किस तरह इक्वलिटी एस्टैब्लिश की? उसने प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ ख़त्म किए, जो हाई कास्ट लो कास्ट ख़त्म किया, और इसी तरीके से उसने इक्वलिटी एस्टैब्लिश की प्रॉपर्टी में। उसने फ्यूडलिज्म को एबॉलिश किया और इक्वल प्रॉपर्टी राइट सबों को दिए। तीसरा उसने क्या किया? उसने कम्युनिकेशन डेवलप किया, ट्रांसपोर्ट डेवलप किया, जिससे रीजन उसको उसने कनेक्ट किया, एक रीजन को दूसरे रीजन के साथ कनेक्ट किया। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जैसे रेलवेज, रोड्स कंस्ट्रक्ट किए। और तीसरा उसने क्या किया? उसने स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स इंट्रोड्यूस किए। चौथा उसने क्या किया? चौथा उसने ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस ख़त्म किए, ट्रेड पे जो पाबंदियाँ थी उनको ख़त्म किया। और 6th वाला उसने क्या किया? उसने यूनिफॉर्म करेंसी इंट्रोड्यूस की। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस किए अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंट बनाने के लिए अपनी टेरिटरीज़ में जहाँ पे वो रूल करता था। क्वेश्चन नंबर 22 है,
How have technical and economical development led to more consumption of resources? टेक्निकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ने किस तरीके से ज़्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहे हैं, किस तरीके से ये कर रहे हैं? अगर हम टेक्निकल डेवलपमेंट देखें, ये किस तरीके से ज़्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम करता है? टेक्निकल डेवलपमेंट में क्या हुआ, सोफिस्टिकेटेड मशीनरीज इन्वेंट की गई जो कि बहुत ज़्यादा क्विकली काम करती हैं। जब वो ज़्यादा क्विकली काम करती हैं तो वो ज़्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम करती हैं। जब वो क्विकली काम करती हैं तो ज़्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम करती हैं। इसी तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई। जब लोगों की इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हुई तो उन्होंने ज़्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम करना शुरू कर दिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब लोग पुअर थे तो वो कम रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे थे। जब वो अमीर हो गए तो उन्होंने ज़्यादा रिसोर्सेज इस्तेमाल करना शुरू किए। उनका लिविंग स्टैंडर्ड जब इंक्रीज़ हुआ तो ज़्यादा कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज उन्होंने शुरू किया। इसका और वाला है डिस्टिंग्विश बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी किन्हें कहते हैं? कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी उन सोर्सेज ऑफ एनर्जी को कहते हैं जो इंसान ने हज़ारों साल पहले इस्तेमाल में लाए हैं, जैसे फॉरेस्ट्स, फ्यूल वुड, जैसे विंड, जैसे लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड। इसने हज़ारों साल पहले उनको इस्तेमाल में लाया है। वो रिसोर्सेज जो हज़ारों साल पहले इस इंसान ने इस्तेमाल में लाए उन्हें कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं। और इसी तरीके से नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जो इंसान ने रिसेंटली इस्तेमाल में लाए, 100-150 साल हुआ है उनको इस्तेमाल में लाए हुए, जैसे पेट्रोलियम है, इसी तरीके से कोल है, इसी तरीके से सोलर एनर्जी है। पेट्रोलियम को 20th सेंचुरी में एक्सट्रैक्ट किया गया और 100 साल पहले या 150 साल पहले इसको इस्तेमाल में लाया गया। और इसी तरीके से सोलर एनर्जी को जब सोलर सेल इन्वेंट की गई 20th सेंचुरी में, तब सोलर एनर्जी को हमने इस्तेमाल में लाया। सो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं जो हमने रिसेंटली इस्तेमाल में लाए। हमने 2 सेक्शंस इस पेपर में देखे, सेक्शन सी और सेक्शन डी हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। बहुत ही बेनिफिशियल होगा अगर आप ध्यान दोगे और ये गाइड करेगा आपको फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए किस तरीके का पेपर आएगा। और सबसे ज़्यादा ध्यान देना है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे, किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। होप दिस एनालिसिस ऑफ दिस पेपर विल बी हेल्पफुल फॉर यू in your final exams. And lastly, I am requesting to all of you, help me to reach out more and more students by sharing, by subscribing, so that they can also be benefited. Thanks for watching. Fi Amanillah.